मैं राम प्रदीप सिंह, बीटेक फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर और आपका पॉलिटी टीचर। चलिए आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं जो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। तो सबसे पहले ये बात आती है कि भारतीय राज व्यवस्था है क्या, हम लोग क्यों पढ़ें और हम लोग का ये पॉलिटी पढ़ने का, इन भारतीय राज व्यवस्था पढ़ने का उद्देश्य क्या रहेगा। तो पहला उद्देश्य ये रहेगा हम लोग को कि हम लोग क्या है कि हम लोग एकदम बेसिक से चालू करेंगे। बेसिक से चालू करने का मतलब इसका डिफिनीशन से लेके एकदम अंतिम तक, एकदम अंतिम चैप्टर तक, जिससे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम, कोई भी, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो व स्टेट पीसीएस हो, डब्ल्यूबीसीएस, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का हो और इवन आईएएस का भी एग्जाम हो, प्रीलिम्स का, आईएएस प्रीलिम्स का भी एग्जाम हो, आप ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे समझने के लिए या सक्षम हो जाएंगे उत्तर देने के लिए। तो आइए इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी। और इसको पढ़ने से हम लोग को क्या मतलब, ये जो कंटेंट जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले ये इंक्लूड किया गया है कंटेंट में लूसेंट को, घटना चक्र को, आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आपको इसके लायक बनाया दिया जाएगा कि आप खुद ही, मतलब ये वीडियो देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद आप खुद सक्षम हो जाएंगे कि आप जितनी भी स्टेट पीसीएस की या स्टेट एग्जाम हो या एसएससी हो, रेलवे हो, उसकी क्वेश्चंस को उत्तर देने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। और यदि आप एक नॉलेज की तरफ, नॉलेज जस्ट लेना चाहते हैं कि हम लोग की देश कैसे चलती है, देश कैसे चलती है, देश की शासन व्यवस्था कैसी चलती है, तो इसके बारे में भी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इसको एक नॉलेज के तौर पे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डे टू डे लाइफ में हम लोग न्यूज में सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं, नाम सुनते हैं, किंतु हम लोग टेक्निकल शब्दों का, तकनीकी शब्दों का हम लोग समझ नहीं पाते हैं, किंतु है बहुत आसान। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। अब बात आती है कि पॉलिटी है क्या, भारतीय राज व्यवस्था का मतलब क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे घर में हम लोग सुबह उठते हैं, क्यों उठते हैं? क्योंकि घर की एक व्यवस्था को आपको मेंटेन करनी होती है, नहीं तो पिताजी लगा देंगे आपको। तो कहने का मतलब घर में आप 12 बजे सो के नहीं उठ सकते। क्यों नहीं उठ सकते? क्योंकि आपकी घर की एक व्यवस्था है जो सुचारू रूप से चलने के लिए अनिवार्य है कि आपके जो तय पैमाना है, हो सकता है 6 बजे, किसी के यहाँ 5 बजे या किसी के यहाँ 7 बजे, वो तय पैमाना के अनुसार आपको उठना पड़ता है। तो कहने का मतलब आपकी एक घर की एक व्यवस्था है। व्यवस्था है कहने का मतलब एक कानून है, एक नियम है जिसको आपको पालन करनी पड़ती है। हाँ, वो लिखित नहीं होती है, बस एक चलती आ रही है, आज भी चलती आ रही है। तो उसी तरह हम लोग का देश का भी एक नियम कानून है जिसके अनुसार क्या है, देश हम लोग की चल रही है। तो कहने का मतलब देश, जैसे हम लोग का परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है, उसी तरह देश को भी चलाने के लिए एक व्यवस्था है। तो उसी व्यवस्था को, देश को, शासन व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाने पड़ते हैं। तो वो किंतु हमारे देश के लिए वो लिखित होती हैं। तो लिखित है तो कहां पे लिखी है, उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। तो कहने का मतलब बात आता है कि संविधान, अब बात आती है संविधान। संविधान किसे कहते हैं? यदि ये कहा जाए व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो बात आती है तो आप इसका जवाब देंगे, देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को, नियम कानून को एक जगह पे लिखी गई है, राइट। तो उसी को, जिस किताब जो लिखी हुई, जो संरचना बन के जो एक किताब बनी, उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। अब बात आती है कि जो संविधान होती है, संविधान मतलब तो मालूम चल गया रूल्स एंड रेगुलेशन। किसका रूल्स एंड रेगुलेशन?
देश को चलाने के लिए। देश की चलाने के लिए का मतलब हुआ जैसे हम लोग का प्रेसिडेंट होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरह राज्य का गवर्नर होते हैं, मुख्यमंत्री, उनके सारे मिनिस्टर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उनका इलेक्शन होगा कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब हम लोग का देश का जो भी शासन प्रणाली है जो लिखी हुई है वो संविधान में लिखी हुई है। अब बात आती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, यही तो हम लोग पढ़े हैं कि संविधान का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तब बात आती है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ से शुरुआत हो रही है? सबसे बड़ी बात तो यही है, कहाँ से, कौन सा रूल्स रेगुलेशन, कौन डिसाइड करेगा? बात तो ये भी करनी पड़ेगी कि हाँ भाई कौन सा रूल्स रेगुलेशन, कौन सा। तो इसकी शुरुआत होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी, कहने का मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई, और उसके बाद से इंडिया में 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी रानी एलिजाबेथ के परमिशन उन्होंने 1600 ईस्वी में ली और 1608 में इंडिया में वो लोग आए। उसके बाद से आप उनका विस्तार कैसे हुआ ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, किंतु मेरा यहाँ टारगेट है पॉलिटी, उनका शासन व्यवस्था से रिलेटेड। तो वो लोग एक व्यापार के तौर पे कार्यरत थे, उसी में लगे थे। किंतु बात आती है जब 1765 ईस्वी के बाद जब उन्हें दीवानी मिलती है, 1765 ईस्वी में उन्हें दीवानी मिलती है, कहाँ की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और दीवानी कहने का मतलब पहले समझ लेते हैं, कहने का मतलब टैक्स कलेक्शन का, मतलब राजस्व कलेक्शन का। और दूसरा जो सबसे बड़ा उनको अधिकार मिलता है जस्टिस का, न्याय का, सिविल जस्टिस। मतलब कहने का मतलब उनको नियम कानून बनाने का भी अधिकार मिल जाता है और उसके साथ भी राजस्व का भी। बस एक और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? रूल करने के लिए। जब आपको नियम कानून बनाने का अधिकार मिल गया तो आप तो ऑल इन वन हो। तो इसी के साथ उनकी शुरुआत होती है। 1765 ईस्वी में उनको जब दीवानी मिल जाती है तो उनके पास बहुत सारे एक्ट आते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, जैसे 1773 ईस्वी में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसी तरह चलते रहेगा, हम लोग टाइम के साथ साथ बढ़ते रहेंगे। उसके बाद से ये जितने भी जो एक्ट आए थे ये सब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, उनको कंट्रोल करने के लिए। फिर बाद में 1857 के बाद जब 1858 में जो क्राउन, मतलब कहने का मतलब जो ब्रिटिश का जो रानी थी वो डायरेक्ट कंट्रोल मतलब ले ली थी। तो उसके बाद से भी बहुत सारे काउंसिल्स एक्ट आए थे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 92, फिर वैसे आएगा। तो इसी तरह धीरे 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 ये सब जितने भी ये सब जो नियम कानून आए, धीरे 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 ये क्या कर रहे थे? हम लोग के संविधान का निर्माण कर रहे थे। क्योंकि संविधान मतलब पहले ही मैं बोला था क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। आप विश्वास नहीं करोगे, जो भी हम लोग का संविधान जो हम लोग का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 का मैक्सिमम उठा के हम लोग का संविधान में मतलब शामिल कर लिया गया है। तो इसीलिए हम लोग को ये जरूरी है ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। भारत का संवैधानिक विकास मतलब कैसे वो लोग इंडिया में आए, कैसे कैसे नियम बनाए, कैसे कैसे नियम बनाए, नियम बनाते बनाते वो हम लोग के संविधान में भी इंक्लूड हो गया। तो इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, उसके बाद से 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है। आज़ादी मिलने के पहले क्या है? 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण निर्माण होता है। संविधान सभा का निर्माण होता है। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करके हम लोग को 26 जनवरी 1950 को देश को समर्पित कर देती है। तो बॉटम लाइन ये हुआ कि हम लोग जो संविधान सभा माने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो फिर हम लोग का संविधान जो है
तो सिर्फ हम लोग का ये नहीं है कि एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट करने वाला हम लोग खुद से निर्माण नहीं किए हैं, हम लोग दूसरे देश से भी लिए हैं, जो मैक्सिमम हम लोग ब्रिटिश का ही मैक्सिमम हम लोग लिए हैं, किंतु उस ब्रिटिश के साथ साथ अमेरिका का भी कुछ प्रोविजन, आयरलैंड, फ्रांस, जापान, तो ये सब भी हम लोग इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। अब बात आता है कि संविधान तो ठीक है, अब संविधान तो चलिए ठीक है, मेरा संविधान बन गया। अब संविधान तो एक बहुत बड़ा बल्कि बुक है। अब मान लो कि अब बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन, तो उसका तो एक नाम देना पड़ेगा। संविधान को बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है तो उसको नाम देना पड़ेगा, तो वो सबको नाम हम लोग देना चालू कर दिए। क्या नाम दिए? जैसे अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। अब जब आर्टिकल 1, 2, 3 ये सब डिवाइड करने लगे, तो इस तरह हम लोग का टोटल जब इनिशियली स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल बने। 395 आर्टिकल्स। तो अब बात आती है कि अब यदि बोला जाए कि मौलिक कर्तव्य का आर्टिकल कौन कौन सा है, तो दिक्कत हो जाता था कि ये याद किया जाए 12 से 35, ऐसे याद किया जाए कि सर जस्ट उसको ना एक जगह कंबाइन कर देते हैं। 12 से 35 जो आर्टिकल्स है उसको एक जगह कंबाइन कर लेते हैं। क्या बोल देते हैं? भाग 3। बस भाग 3 बोलने से ही मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि भाग 3 मतलब आर्टिकल 12 से 35। तो ये हम लोग का बॉटम लाइन ये हुआ कि हम लोग इसको भी बहुत सारे भाग में बांट दिए। तो कितने सारे भाग में बांटे हैं? टोटल 22 भाग में बांट दिए। तो ये सब में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब पढ़ते पढ़ते हम लोग बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, उसको नंबरिंग भी कर दिए। सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग देखा गया कि अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हम लोग का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? क्या हम लोग अचीव करना, मतलब हम लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो उसके लिए इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन का सार क्या है, माने बोला जाए समरी, माने सारांश क्या है? तो उसके लिए हम लोग प्रपोज किए हैं क्या? प्रस्तावना। हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जो प्रत्येक किताब की स्टार्टिंग में दी हुई होती है। इसी तरह बात आती है कि ये तो हुआ, तो कहने का मतलब ये सब संविधान से रिलेटेड हुआ। फिर बात आती है जैसे घर में हम लोग को घर को चलाने के लिए एक बुजुर्ग सदस्य। हाँ, तो जैसे हम लोग बात किए थे कि संविधान में टोटल 22 भाग हैं और उस 22 भाग में 395 अनुच्छेद हैं इनिशियली। तो ये जो 22 जो पार्ट हैं, 22 पार्ट्स में, और 22 पार्ट्स को मतलब 395 अनुच्छेद से मिलके ये 22 पार्ट्स बने। 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स। बात आती है कि ये आर्टिकल्स में वैसे लिखा क्या है, यही तो पढ़ना है। आप जब 395 आर्टिकल्स में लगभग 80% पढ़ लेंगे तो आप इंडिया में होने वाली कोई भी कंपटीशन एग्जाम, ग्रुप ए की हो, ग्रुप बी की हो, ग्रुप सी की हो या ग्रुप डी की हो, आप कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यही 395 अनुच्छेद को आपको समझने की जरूरत है। हम लोग अब एग्जाम्पल कैसे पढ़ेंगे? कल यूपी बोला कि अब हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं, कह सकता है क्या? यूपी के पास तो अपना पुलिस व्यवस्था है। कल योगी जी कह ही सकते हैं कि हम क्या है, इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं। 1947 की बात करें तो केरला हम लोग के साथ वो चाहता था कि हम लोग क्या है, एक अलग देश बन जाए। केरल एक अलग देश की मांग कर रहा था। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है क्या? तो एक लिखा हुआ कहाँ है? कौन सा अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद में लिखा हुआ है आर्टिकल 1 to 4, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 इसकी बारे में बात करती है। क्या बात करती है? संघ और राज्य। संघ और राज्य, ये संघ और राज्य ये कौन सा पार्ट में है? भाग 1।
यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। इसमें यही सब कहा गया है। ये नहीं कल वेस्ट बंगाल कहे कि हम इंडिया से क्या है अलग होना चाहते हैं, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, इसीलिए नहीं हो सकता। तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाएगी, वो भी लिखी हुई है कि कैसे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो यही कुछ भी होगा यहाँ पे लिखा होगा। अब बात करते हैं, कल मैं क्या करता हूँ, मैं तो इंडिया में जन्मा हूँ, मेरी नागरिकता तो यहाँ पे है। मैं क्या करता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, वहाँ की भी नागरिकता ले लेता हूँ। मैं यहाँ का किसी का मर्डर कर दिया और अमेरिका में मर्डर किया और मैं अमेरिका चला गया। अब वहाँ पे क्या है, इंडियन नियम कानून तो उस पर लागू नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं लागू होगी? क्योंकि मैं तो अमेरिकन की नागरिकता है मेरे पास। तो कहने का मतलब इंडिया का मतलब कैसे, ये कैसे, मतलब वहां भी नागरिकता यहाँ भी नागरिकता, यहाँ से क्राइम करके मैं वहां भाग गया, उसके बाद से क्या यहाँ का रूल्स रेगुलेशन नहीं लागू किया जा सकता क्योंकि मेरी नागरिकता तो वहां की है। तो कैसे डिसाइड होगा कि नागरिकता कैसे क्या होगी? पाकिस्तान जब देश का बंटवारा हुआ उस समय बहुत सारे मतलब हिंदू सिख बाहर में रह गए, पाकिस्तान में रह गए। इंडिया का तो अपना टेरिटरी है, तो वो लोग बाहर से इधर आए तो उनको क्या नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? कैसे डिसाइड होगा? कौन सा आर्टिकल बताएगा? तो वो बताएगा उसके बारे में, ये नागरिकता किसे दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी, किसकी छीन ली जाएगी। तो ये सब के बारे में कौन कहेगा? कौन सा मतलब अनुच्छेद बताता है? तो वो बताता है आपका अनुच्छेद 5 से 11। इसको कहेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। कहां पे है ये? पार्ट 2। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नागरिकता कौन से अनुच्छेद में है, तो 5 से 11। कौन से भाग में है? तो भाग 2 में है। चलिए, इसीलिए हम लोग की नागरिकता की बात हो गई। कल आप क्या किए हैं, यूपी योगी को आप क्या किए हैं, क्रिटिसाइज कर दिए हैं, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, उसकी कमियों को गिना रहे हैं, उसकी भ्रष्टाचार को ओपन कर रहे हैं। तो क्या योगी सरकार आपको क्या मरवा सकती है क्या? वो तो सरकार है, मरवा सकती है क्या? कल क्या करे वो, आपको ना बोल दे कि नहीं इस व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी, वो परीक्षा में मतलब बिना कोई कारण से कह दे कि नहीं तुम लड़की हो, तुम मतलब परीक्षा में भाग नहीं ले सकती। कर सकती है क्या सरकार? कल से क्या करे, बिना कोई कारण जाना है किसी को जेल में डाल दे, कर सकती है क्या? सरकार है, उसके पास तो सारी पावरें हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो कानूनी व्यवस्था है वो तो सरकार के पास है। या सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ले लो, क्या मोदी जी कल किसी को भी मरवा सकते हैं क्या? उनके पास तो पूरा मतलब पूरा आर्मी का फौज है, करवा सकते हैं क्या? तो बात यही है। ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे या कोई नेता ज्यादा उड़ रहा है उसको लाके जेल में डाल दिए, बस बात खत्म। राहुल जी हैं, राहुल गांधी हैं, उनको लाके जेल में डाल दो। अरविंद केजरीवाल ज्यादा बोलते हैं, उनको भी जेल में डालो। वो तो ऑल इन वन है, उनको कौन रोकने वाला है? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नियम कानून है। कौन से नियम कानून है? मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल जो अनुच्छेद 12 से 35 में लिखी हुई है, 12 से 35, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3।
मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 35 में लिखी हुई है कि नहीं कर सकते हैं आप। अब और आगे बढ़ते हैं। यदि मान लो देश आजाद हुआ, अच्छी बात है, किंतु सरकारें, अच्छा सरकार कहना मतलब पॉलिटी की लैंग्वेज में जहां भी सरकार मैं कह रहा हूं, एक्चुअली वो कहना है स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके लिए एक शब्द यूज की जाती है, वो है स्टेट, STATE, स्टेट। तो हम अभी सरकार ही कहेंगे, किंतु आपको समझना है स्टेट, या हम स्टेट कहें तो भी समझ जाइएगा सरकार, मतलब तो चलिए बात करते हैं कि देश आजाद हुआ। मान लीजिए योगी जी, उस समय कोई मुख्यमंत्री बना यूपी का। अब बताइए, वो तो मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, किंतु करे कौन सा काम करें, कौन सा काम करें कि क्या क्या करें? हम मुख्यमंत्री हैं, करे तो करें क्या? तो कहने का मतलब अब बहुत दुविधा की बात है। मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू शासन पे बैठे, करे तो करें क्या? तो कहने का मतलब हम लोग की संविधान, जो संविधान हम लोग को कहती है कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेके 51 तक, इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है? ये बताती हैं कि हम लोग की स्टेट कैसे चले, मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट को क्या क्या काम करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसी में सारी बातें लिखी हुई हैं कि क्या है, बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, रोजगार प्रोवाइड देना है। तो ये कहने का मतलब जो सरकारें जो कहती हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, एक्चुअली उसका अधिक मतलब उसी का उसका ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। वो तो आपका आभार प्रकट करेगी नहीं, वो कुछ अलग नहीं कर रही है, उसका वो दायित्व है रोजगार प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना। तो उसके बारे में एक एक चीज को आप देख रहे हैं ना, 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38, एक एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इससे बहुत सारी क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। हिंदी में बोला जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। उसके बाद से इसको किस पार्ट में आता है? पार्ट 4 में। अब और आगे बढ़ते हैं, एक आया, ये बाद में ऐड हुआ, 51A। जैसे मैं भारत का नागरिक हूं, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है देश के प्रति। क्या है कर्तव्य? आप टिकट के पीछे भी देखे हुए होंगे, पूरा लिखा हुआ है, 11 ठो है टोटल। जैसे मेरा बच्चा होगा तो उसको भी पढ़ाना पड़ेगा मुझे, ये आपका दायित्व माने क्या है, कर्तव्य है। ये नहीं कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ कर दिए, नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका मौलिक कर्तव्य है। पब्लिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब कुछ भी सरकारी जगह है, उसका आप नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये 51 पे आता है, इसको बोलेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कहते हैं। तो इसको लिख देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ये हो गया 51A, ठीक है। उसके बाद से अच्छा ये हुआ मेरा, ये बाद में ऐड किया गया था, तो इसको पार्ट 4A में हम लोग, स्टार्टिंग में ये नहीं था, बाद में चल के इसको ऐड किया गया। और थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद से आर्टिकल अनुच्छेद आपका 52 हुआ, 53 हुआ, इसी तरह से चलते चलते 151 तक।
ये जो बात करता है यूनियन के बारे में बात करता है। यूनियन मतलब संघ, संघ। ये हुआ क्या, पार्ट 5। यूनियन करने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। देख रहे हैं ये सब इसी में आ रहे हैं। इसको भी तोड़ेंगे, इसको 52 से लेके फिर तोड़ेंगे, फिर पार्ट वाइज तोड़ेंगे, तो ये सब आएगा। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट तंत्र हैं ये इसमें आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ले चलते हैं। सबसे पहले मान लीजिए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट आएंगे, तो फिर प्रेसिडेंट का बारे में जितने भी आर्टिकल्स होंगे, यहाँ से चालू होता है 52 से। तो प्रेसिडेंट के रिलेटेड भाई उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर उनका उनको कैसे हटाया जा सकता है पद से, उनकी पावर क्या क्या है। तो कहने का मतलब ये सब की जो स्टडी है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसे प्रेसिडेंट को तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कहा जाता है। तो क्या कल ये सेना मिली गया, अब क्या वो आजीवन प्रेसिडेंट बने रहेंगे, बोलेंगे तीनों सेनाओं का मालिक है, अब क्या कर सकते हैं क्या, ये सब में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद से आएगा, मान लीजिए कि उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मिनिस्टर्स के बारे में, कि जो मंत्री होती हैं प्रिविलेज्ड हैं, मतलब उनकी क्या विशेष अधिकार हैं। फिर उसके बाद से पढ़ेंगे पार्लियामेंट, जो संसद, तो संसद की कार्रवाई कैसे की जाती है, संसद होती क्या है, संसद कैसे चलती है, संसद का कैसे उसकी कार्य करती है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में पढ़ेंगे क्या, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या अधिकार क्षेत्र है। फिर इसी में मान लीजिए कि और हम लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से जानेंगे कि प्रधानमंत्री तो हम लोग जानते हैं बहुत पावरफुल पोस्ट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मोदी कल अनाउंस कर दें कि नहीं, मैं आज से लेके जब तक मैं मरूं नहीं तब तक क्या है, मैं ही प्रधानमंत्री हूं, कर सकते हैं क्या? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट यदि कहे अरे मैं जो लिखता हूं वही तो होता है देश में, अरे मैं ही लिख देता हूं, आज से क्या है मैं ही सब कुछ कर लूंगा, कर सकता है क्या? तो ये सब के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये तो हुआ संघ के बारे में। नहीं, इसके बाद से क्या है वो जो लेखा, चलिए अब बाद में जब आएगा तब हम लोग करेंगे। उसी तरह मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं, 152 से लेके 237 तक, ये क्या है, राज्य के बारे में बात की जाती है। कौन सा हुआ, पार्ट 6। राज्य कहने का मतलब क्या, राज्य में जैसे जैसे ये जो संघ में था, संघ में क्या था, संघ में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रेसिडेंट था, यहाँ पे गवर्नर होगा, वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ सीएम थे, प्राइम मिनिस्टर के उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ भी वही है। तो इसके बाद भी यहाँ वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पार्लियामेंट, संसद हुआ करते थे, इधर विधानसभा होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा ढांचा स्ट्रक्चर सेंटर में हो रहा था उसी तरह स्टेट में भी हो। वहाँ कानून व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट था ही, मतलब तो पूरा इंडिया का है, और यहाँ पे हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, जनरली सबका नहीं है, कुछ का, मतलब मैक्सिमम का है। तो कहने का मतलब ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद से पार्ट 7, अब मतलब जब आएंगे तो करेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग इतने रहने देते हैं। कहने का मतलब हम लोग एक ब्रीफ इंट्रो दिए आपको कि हम लोग को पॉलिटी पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्यों कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के पास सारा अधिकार होने के बावजूद भी पावरलेस है, प्रधानमंत्री के पास बहुत ज्यादा पावर होने के बावजूद भी अपने को हमेशा के लिए प्रधानमंत्री नहीं रख सकते हैं, गवर्नर पावरफुल होते हुए भी वो जस्ट एक मैसेंजर का काम करता है, यहाँ इधर का मैसेज मतलब स्टेट का मैसेज उधर फॉरवर्ड करता है। कहने का मतलब ये है
कि हम लोग का जो जो शासन व्यवस्था है वो किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। कहने का मतलब यदि एक लास्ट लाइन कहा जाए, चेक्स एंड बैलेंस है। कोई भी पावरफुल नहीं है, कोई भी अपने आप में पूरा पावरफुल नहीं है। जैसे यदि सुप्रीम कोर्ट अपने आप नियम कानून नहीं बना सकता है, उसको पार्लियामेंट को बनाना, सांसद को बनाना पड़ेगा, संसद को बनाना पड़ेगा। संसद जो मन चाहे तो नियम कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। कहने का मतलब यही है कि ये हम लोग की जो ब्यूटीफुल बहुत अच्छी संरचना जो बनी हुई है उसको अच्छे तरीके से हम लोग आने वाले समय में एक सिलसिले तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपकी आने वाली सारी प्रॉब्लम्स जो भी क्वेश्चंस पूछी जाती है कंपटीशन एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे। और सपोज आप नॉलेज के लिए यदि ये देखना चाहते हैं तो आपके लिए भी बहुत कारगर कि हम लोग का देश आखिर चलता कैसे है।